हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसंयोजन यौगिक। ठीक ना। इसके पहले हमने डी और एफ ब्लॉक पूरा कवर कर लिया है। पूरा ए टू जेड शुरू से लेकर के अंत तक हमने पूरा कवर करा दिया है। अगर आप ये वाला चैप्टर नहीं देखे हैं, डी और एफ ब्लॉक अगर आप लोग का नहीं कंप्लीट है, तो आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाकर के आप लोग अपना लेसन जो है कि डी और एफ ब्लॉक पूरा कंप्लीट कर लीजिए। एकदम बेसिक से एकदम शुरू से वहां पे पढ़ाया गया है। पूरा आपका चैप्टर जो है कि पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको चेक कर लीजिए। ठीक है। आज की इस क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। एकदम बेसिक से हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, जैसे पिछले क्लास में जैसे पिछला वाला चैप्टर हमने कवर किया था, उसी तरीके से ये वाला कवर हम लोग एकदम शुरू से एकदम जीरो लेवल से इसको हम लोग कवर करेंगे। लेसन का नाम क्या था आपका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसंयोजन यौगिक। तो कॉपी और पेन उठा लीजिए, नोट साथ साथ आप अपने आप बनाते रहिए, और अपना नोट्स बनाया हुआ बहुत ज्यादा बेहतरीन होता है और आपको समझ में भी बहुत अच्छी तरीके से आएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। तो लेसन का क्या नाम है? ये लेसन है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपसंयोजन यौगिक बोलते हैं। अब ये उपसंयोजन यौगिक किसे कहते हैं? पहले तो हम आपको ये बता दें कि यौगिक क्या होता है। यौगिक आपने यानी कि 8-9 में भी आपने पढ़ा होगा कि यौगिक किसे कहते हैं। ठीक ना। यौगिक क्या होता है कि दो या दो से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या बनता है? यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक। जैसे अगर हम बात करें, यानी कि बात करें, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। ये क्या बोलेंगे? इसको हम लोग परमाणु बोलेंगे, या इसी को हम लोग तत्व भी बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें H2 को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अणु बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं H2O को, इसी को हम लोग अब क्या बोल देंगे? यौगिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इसको हम लोग यौगिक बोलते हैं। बात सबको समझ में आ गई ना? ये तो आपको पता ही होगा। अगर आपका हाइड्रोजन है, जैसे H है, अब आपका इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्व भी बोलते हैं। अगर दो तत्व या फिर दो परमाणु आपस में मिल जाए, वो भी सेम तत्व होगा, वो आपस में मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अणु बोलेंगे। ठीक ना। वहीं अगर दो यानी कि भिन्न भिन्न तत्व मिल गए, और ये जो अनुपात होगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसको हम चाहे जिस भी अनुपात में मिला दें, नहीं, इन दोनों का अनुपात यहाँ पे क्या रहेगा? हमेशा निश्चित रहेगा। मतलब जब भी ये दोनों यौगिक बनाएंगे तो हाइड्रोजन आपका 2 रहेगा और ऑक्सीजन आपका यानी कि क्या रहेगा? 1 रहेगा। ये आपका क्या बनेगा? H2O बनेगा। मतलब जब भी जल बनेगा, जब भी H2O बनेगा, उसमें हाइड्रोजन कितना होगा भैया? 2 होगा, और ऑक्सीजन कितना होगा? 1 होगा। तो यही आपका क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। अब ये यहाँ पे क्या है? यौगिक है। हमने क्या कर दिया है कि दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिलाया है, लेकिन निश्चित अनुपात में मिलाया है। तो ये आपका जो बनेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। तो ये आपका होता है यौगिक। हम लोगों को यौगिक को यानी कि यौगिक तो पता हो गया क्या होता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे देखना है क्या? उपसंयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या चीज होता है। देखिए, पहले तो हम आपको ये थोड़ा सा हिंट दे दें कि आपका ये उपसंयोजन यौगिक क्या होता है। उपसंयोजन यौगिक को समझने से पहले हम लोग को यह समझना होगा कि आबंध कितने प्रकार के होते हैं। आबंध कितने प्रकार के होते हैं, ये सबसे पहले हम लोग को समझना होगा। देखिए, आबंध जो होता है, रासायनिक आबंध 3 प्रकार का बनता है। अब ये भैया रासायनिक आबंध क्या चीज होता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो देखिए, रासायनिक आबंध क्या होता है? जो क्या करता है, जैसे कोई भी 2 परमाणु है, जैसे आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो हमारे और आपके बीच में क्या है? कोई ना कोई फोर्स कार्य कर रहा है, कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है। इसी बल को क्या बोला जाता है? रासायनिक आबंध बोला जाता है। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़े होते हैं, तो जिस बल द्वारा जुड़े होते हैं, वही बल यहाँ पे क्या कहलाता है? रासायनिक आबंध कहलाता है, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग कहलाती है। बात सबको समझ में आ गई ना? तो रासायनिक आबंध एक होता है आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका, पहला इसमें होता है सहसंयोजी आबंध। क्या होता है? सहसंयोजी आबंध होता है। पहला आबंध क्या होता है भैया? सहसंयोजी आबंध होता है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है? उपसहसंयोजी आबंध होता है। उपसहसंयोजी आबंध होता है दूसरा। ये दूसरे टाइप का फोर्स यानी कि बॉन्ड है। और तीसरा यहाँ पे होता है आयनिक या वैद्युत संयोजी आबंध। तीसरा आपका होता है आयनिक या वैद्युत संयोजी आबंध। आयनिक या वैद्युत संयोजी आबंध। ठीक है ना। ये आपका होता है 3 प्रकार का रासायनिक आबंध होता है। इसमें हम लोग को जो मुख्य रूप से जो फोकस करना है, वो फोकस करना है किस पे? उपसंयोजी आबंध पर।
तो थोड़ा सा हम सबका हिंट दे दें ये कैसे बनता है, क्योंकि देखिए डिटेल से यहाँ पे तो आपको यानी कि हम नहीं पढ़ा सकते हैं। इसलिए नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि भाई हम लोग को जो यानी कि जो मेन टॉपिक है ये क्या है, उपसर्ग संयोजन यौगिक। अगर आपको पढ़ना ही चाहते हैं तीनों आबंध के बारे में तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में हमने जीओसी करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पे जाकर के आप लोग देख लीजिए, या फिर जीओसी नाम से नाम बनी होगी तो हमने इस पर वीडियो बना दिया है, ठीक है ना। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा, ठीक, वहां पे हमने बताया है। तो आप लोग इसको तीनों बॉन्ड के बारे में बढ़िया से एग्जांपल देकर के हम वहां पे बेहतरीन तरीके से समझाए हैं। अगर आपको तीनों बॉन्ड डिटेल में पढ़ना है आप वहां पे जाकर के पढ़ लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग जो यहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे वो डिटेल पढ़ेंगे उपसर्ग संयोजन यौगिक के बारे में, उपसर्ग संयोजन आबंध के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से समझेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम आपको हिंट दे दें ये होता क्या है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि आपका ये तीनों बॉन्ड होता क्या है। अगर आप लोग को पहले से आप पढ़े होंगे तो थोड़ा सा आप लोग को याद हो जाए कि आबंध क्या है, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये आप लोग को पता हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये आपका पहला होता है सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध जो होता है वह इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी के द्वारा बनता है। यह जो होता है इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी के द्वारा बनता है। जैसे कोई ए है और यहाँ पे क्या है, कोई बी है। अब मान लीजिए ए के पास कोई इलेक्ट्रॉन होगा और बी के पास भी कोई इलेक्ट्रॉन होगा, ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, साझेदारी कर लेंगे, और साझेदारी के द्वारा जो आबंध बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो आपका जैसे H और Cl हो जाए, इसमें देखिए आपका क्या हो जाएगा, सहसंयोजी आबंध बना है। ये कौन सा आबंध होगा, यहाँ पे सहसंयोजी आबंध है। जैसे अगर हम बात करें H2O की, तो H2O में ये आपका आबंध बनता है, ये कैसा है, सहसंयोजी आबंध है। अगर हम बात करें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बन सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है। ये सभी सभी क्या होते हैं, सहसंयोजी आबंध होते हैं। इसमें अगर देखा जाए दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, इसीलिए यहाँ पे क्या बन गया है, डबल बॉन्ड बन गया है। यहाँ पे तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया है। बात सबको समझ में आ गई ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उतना ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उतना ही बॉन्ड बनता है। बात क्लियर हो गई है। तो ये होता है सहसंयोजी आबंध, यानी ऐसा आबंध जिसमें इलेक्ट्रॉन की बराबर के साझेदारी के द्वारा कोई आबंध बनता है, उसी आबंध को क्या बोला जाता है, सहसंयोजी आबंध बोला जाता है। दूसरा यहाँ पे क्या है, उपसहसंयोजी आबंध, जो कि हम लोग को पढ़ना है डिटेल में। इसको भी हम थोड़ा सा आपको बता दें क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक। चलिए, क्योंकि भाई इसी का पूरा खेल ही है, तो इसी का पूरा खेल है, इसके बारे में हमको जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए देखिए, उपसहसंयोजी आबंध की अगर हम बात करें तो जैसे आपका हो जाए, मान लीजिए SO2, जैसे आपका क्या है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड की ये स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें देखा जाए तो जो सल्फर होता है, इसको थोड़ा सा हम बना करके आपको बताएं ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ भी आ जाए। अब देखिए ये क्या है, सल्फर है, ये है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन ये। अब सल्फर जो होता है इसके बारीक उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। ऑक्सीजन के भी बारीक उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इस ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। तो अगर ये जो सल्फर है एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा दोनों से कर लेता है तब तो सल्फर का अष्टक पूरा हो जाएगा, लेकिन ये ऑक्सीजन का ना तो पूरा होगा और ना ही इस ऑक्सीजन का पूरा होगा। तो यहाँ पे ये दोनों जो होते हैं ये मना कर देते हैं, भैया एक काम करो तुम हमसे साझा मत करो, क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन है, हमको 2 चाहिए, तो अगर हमको 1 मिलेगा तो क्या हमारा काम बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये जो सल्फर है किसी एक ऑक्सीजन से क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है। लेकिन अब ये जो है ये ऑक्सीजन है, ये बेचारा यहाँ पे बैठ करके ताक रहा है, टुकुर टुकुर ताक रहा है, यानी कि रो रहा है, क्योंकि भाई क्या करना है, इसको भी अष्टक कंप्लीट करना है, इसको भी अपना अष्टक कंप्लीट करना है, इसको भी यानी कि अपना पेट भरना है, अपना बारीकोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। तो ये सल्फर क्या कहता है कि चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर में इसको डोनेट किया जा रहा है, एक प्रकार समझिए शेयरिंग किया जा रहा है, साझेदारी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे साझेदारी में क्या हुआ है कि ये जो साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन है यह एक ही परमाणु अर्थात सल्फर ने ही ऑक्सीजन को दिया है, और इसको हमेशा यहाँ पे एरो द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इसीलिए इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ये बन जाती है यस डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बन जाती है एरो। ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो आबंध है यही आबंध कैसा है, उपसहसंयोजी आबंध है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजी आबंध। उपसहसंयोजी आबंध इसी को बोला जाता है। इसी को जो कि हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उपसहसंयोजी आबंध बोलते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, सॉरी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजी आबंध बोलते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में बोले तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसी को बोला जाता है।
तो ये होता है, इसको हमेशा एरो द्वारा यानी इसको हमेशा तीर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें क्या होता है, साझेदारी इस प्रकार होती है कि साझेदारी के सभी इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु द्वारा दिया जाता हो, तो इस प्रकार के जो आबंध होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपसंयोजी आबंध बोलते हैं। अब तीसरा यहाँ पे जो हो जाता है वो होता है आयनिक आबंध, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजी आबंध भी बोलते हैं। अब ये आयनिक आबंध क्या होता है, वैद्युत संयोजी आबंध क्या चीज होता है, देखिए तो ये आपका होता है वैद्युत संयोजी आबंध। ये वहां पे बनता है जहां पे विद्युत ऋणात्मकता में बहुत ज्यादा का अंतर होता है, या फिर बोल लीजिए जब एक धातु किसी आधातु के साथ जुड़ता है। जैसे अगर हम बात करें NaCl में, ऐसे अगर हम बात करें NaCl में, Cl के बारीक उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है भैया, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, 3 4 7। और सोडियम के बारीक उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्लोरीन को चाहिए अपना अष्टक पूरा करना और सोडियम को भी चाहिए अपना अष्टक पूरा करना, तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, तो आपका बना लेता है Na+ बना लेता है, और Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया था तो उसको 1 - चार्ज जाता है, इसीलिए ये आपका जो बन जाता है, ये बन जाता है NaCl। तो NaCl जो हो गया, यहाँ पे जो आबंध बनेगा, यहाँ पे क्या सा आबंध बनेगा, वैद्युत संयोजी आबंध बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक आबंध भी बोलते हैं। क्लियर हो गई ना, तो ये चीज यहाँ पे है, ये आपका क्या है, वैद्युत संयोजी आबंध या आयनिक आबंध। यानी कि सीधा सीधा बोल लीजिए, जब कोई धातु किसी आधातु के साथ जुड़ता है तो वहां पे जो आबंध बनता है, वहां पे जो आबंध बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजी आबंध या आयनिक आबंध बोलते हैं। ठीक है, तो ये है, और हम लोग को जो मुख्य रूप से जो फोकस करना है ये उपसंयोजी आबंध पर, यानी कि ये भी क्या होता है, साझेदारी के द्वारा ही बनता है, लेकिन साझेदारी में सभी इलेक्ट्रॉन केवल एक ही परमाणु द्वारा दिया गया हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसंयोजी आबंध बोलते हैं। चलिए अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि हमारे टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसंयोजन यौगिक। अब हम लोग पहले जान लेते हैं उपसंयोजन यौगिक किसे कहते हैं, इसके बाद हम इसके यानी कि ये जो चैप्टर है इसमें अगले टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन को लिख लेते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसकी पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं। देखिए पहले हम इसकी परिभाषा बता दें, यानी कि वे यौगिक या फिर ऐसे यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु किसी, यानी कि ऐसे यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु किसी उदासीन अणु परमाणु या आयन से उपसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार के यौगिक क्या कहलाते हैं, उपसंयोजन यौगिक कहलाते हैं। चलिए पहले हम इसकी परिभाषा लिख दें, ताकि आप लोगों का जो नोट्स है वो आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे, कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसकी परिभाषा आपको बता दें, ठीक है ना। यानी कि क्या हो जाएगा, वे यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन किसी उदासीन अणु परमाणु या आयन, किसी उदासीन अणुओं जिसमें आपका जैसे H2O हो जाए, NH3 हो जाए, ठीक है, आदि उदासीन अणुओं से उपसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े होते हैं उपसंयोजन यौगिक कहलाते हैं। उपसंयोजन यौगिक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका उपसंयोजन यौगिक, यानी वे यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन किसी उदासीन अणुओं, जैसे आपका H2O हो जाए, NH3 हो जाए, एथिलीन डाइएमीन हो जाए, ठीक है ना, आपका साइनाइड आयन हो जाए, ठीक, तो ये आदि से उपसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, उपसंयोजन यौगिक कहलाते हैं। तो ये भैया इसकी परिभाषा, ये है इसकी डिफिनीशन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसका एग्जांपल बताएं और एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाएं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, देखिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग रफ करेंगे डिफिनीशन को। अब आपको डिफिनीशन तो याद ही हो गया होगा, यानी कि क्या है डिफिनीशन, एक बार फिर से रिपीट कर दें। वे यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु
या आयन किसी उदासीन अणु परमाणु या आयन से उपसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े होते हैं तो ऐसे ही यौगिक क्या कहलाते हैं भैया, उपसंयोजन यौगिक कहलाते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। अब देखिए जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे इसमें अगर हम कोई एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में जैसे आपका हो जाएगा, एक हमने एग्जांपल यहां पे लिया है K2, यहां पे हो जाएगा Ni, यहां पे हो जाएगा Cn का 4। ये जैसे यहां पे कोई एग्जांपल दिया गया है। अब आप देख रहे होंगे कि ये यहां पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आपको कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोला जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोले तो संकुल यौगिक। कॉम्प्लेक्स जैसा कि आप लोग जानते हैं, कॉम्प्लेक्स का अर्थ ही होता है बहुत ज्यादा टफ, बहुत ज्यादा कठिन। बात सबको समझ में आ गया ना? तो ये आपका कैसे, आपको कोई नॉर्मल कंपाउंड आपको देखने में यानी कि लग रहा है, बिल्कुल नहीं, यानी कि नॉर्मल कोई कंपाउंड तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई अभी तक आपने क्या देखा था, आपने देखा था C2H5OH हो जाए, आपका H2O हो जाए, आपका NH3 हो जाए, ये सब कंपाउंड अभी तक आपने देखा था। ये क्या था, आपका नॉर्मल कंपाउंड था, ये आपका क्या था, सरल यौगिक था। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये आपका संकुल यौगिक आ गया है, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया है। इसमें क्या होगा, कैसे होगा, इसी के बारे में पूरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना ही है। ये जो है ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल है, उपसंयोजन यौगिक का एग्जांपल है, उपसंयोजन यौगिक का उदाहरण है। अब इसमें आपको कौन सा क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगा है, और कौन सा इसमें लिगेंड होता है, कौन सा केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ये अब हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट दे दे, थोड़ा सा आपको बता दे। ठीक है, चलिए देखिए ये जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल हमने लिया है, ये कौन सा यौगिक है, उपसंयोजन यौगिक का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, इस स्क्वायर ब्रैकेट में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, निकिल लिखा है, यानी Ni लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, Cn लिखा है। अब आप बोलेंगे ये Ni तो भैया कोई धातु लग रहा है, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। तो निकिल यहाँ पे क्या है, कोई केंद्रीय धातु, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु बोलेंगे, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, इसी को हम लोग बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा भी हम लोग देखने वाले हैं। इसको परिभाषा भी यानी कि चूंकि देखिए ये जो होता है, कभी कभार जो है कि 2 नंबर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भैया इस पे कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब पे जो है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भैया 1-2 नंबर में। तो ये सब जो कि हम लोग इसकी डिफिनेशन के साथ देखेंगे, ताकि आप लोगों को अगर पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में तो आप लोगों को कोई भी समस्या लिखने में ना हो। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे पहले आपको एक मोटा मोटा आपको बता दें कि कौन क्या होता है, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए। इसके बाद आगे जो है कि हम लोग इसकी परिभाषा भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये आपका जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन बोलते हैं। यानी कि जिसको अभी आपने क्या देखा, उपसंयोजी आबंध क्या होता है, जो क्या होता है, साझेदारी, यानी कि जो उपसंयोजन यौगिक होता है ये साझेदारी के द्वारा ही तो बनता है। लेकिन साझेदारी इस प्रकार होती है कि साझेदारी के सभी इलेक्ट्रॉन केवल एक ही परमाणु द्वारा दिए गए हों। तो यहाँ पे साझेदारी के जो सभी इलेक्ट्रॉन है ये Cn द्वारा दिया गया होगा इस निकिल को, मतलब कि जो क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग हिंदी में इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। जैसे आपका H2 है ना, जैसे आपका H2 है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, पेयर में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा। ये साझे के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचता है, साझेदारी करने के बाद जो, यानी कि अष्टक कंप्लीट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन युग्म में क्या करता है, दान करता है, और किसको दान करता है, इस केंद्रीय धातु परमाणु को। मतलब कि ये जो यानी कि Cn यहाँ पे है, ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस निकल को डोनेट करेगा। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लेता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वही क्या कहलाता है, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन बोलेंगे। इसके बाद ये जो यहाँ पे आपको Cn दिखाई दे रहा है, ये यानी कि Cn जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई प्रकार का ये लिगेंड होता है। सब लोग बारी बारी से हम लोग इसको पढ़ेंगे और एकदम शून्य से पढ़ेंगे, एकदम डिटेल से आपको पढ़ेंगे। इस चैप्टर में को आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। इसमें आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, कॉपी और पेन भैया साथ लेकर के बैठना।
ठीक है, चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिगेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे 4 लिखा है, ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं उपसह संयोजन संख्या। क्या बोलते हैं इसी को, उपसह संयोजन संख्या बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसह संयोजन संख्या बोलेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके बाद ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उपसह संयोजन परिसर। इसको क्या बोलते हैं, उपसह संयोजन परिसर। इसको क्या बोलते हैं, उपसह संयोजन परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिसर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसह संयोजन परिसर बोलते हैं। अब आप बोल रहे हैं यहां पे भी तो एक मेटल दिखाई दे रहा है जो कि पोटेशियम है। पोटेंशियल बिल्कुल भैया आपका मेटल है। एक चीज आपको ध्यान देना है, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा यहाँ पे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, अगर आप हमारा पिछला क्लास देखे होंगे, अगर आप डी ब्लॉक देखे होंगे, आप लोगों को पता होगा भैया ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में संक्रमण तत्व बोलते हैं या फिर संक्रमण धातु बोलते हैं। यही आपका इंग्लिश में बोला जाता है, इसी को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो रहेंगे वही यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु की तरह से कार्य करेंगे। क्यों ऐसा क्या हुआ, यानी कि ऐसा क्यों, क्योंकि इसी में डी ऑर्बिटल रिक्त होता है और जिसके पास भैया इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए जगह होगी वही तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा। बात सबको समझ में आ गई ना। इसमें इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए जगह होती है, मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए ये यहाँ पे जो होता है केंद्रीय धातु परमाणु की तरह से बिहेव करता है, केंद्रीय धातु परमाणु की तरह से व्यवहार करता है। तो ये यहाँ पे क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया, उपसह संयोजन संख्या यानी उपसह संयोजन परिसर हो गया। अब ये जो आपका पोटेशियम आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। यानी कि ये क्या करता है, काउंटर आयन है, मतलब कि एक प्रकार समझ लीजिए ये आयन को क्या करता है, काउंट करता है या फिर इसकी बैलेंसी को मेंटेन करता है। ये आपका क्या होता है, काउंटर आयन। अब ये जो काउंटर आयन है कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ भी है, यानी कि यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रहेगा तो आपका कोई धातु होगा, यहाँ पे रहेगा तो कोई आपका अधातु होगा। जैसे यहाँ पे रहेगा अगर आपका Cl2 हो गया, SO4 हो गया, ठीक ना, जिसको हम लोग सल्फेट बोलते हैं, ये सब यहाँ पे उपस्थित हो सकता है। यहाँ पे रहे चाहे यहाँ पे रहे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। इतनी चीज है, इतनी चीज इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, इतनी चीज इसमें आपको याद रखना है। एक बार फिर से जरा हम इसको रिपीट कर दें, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। एक बार फिर से इसको हम लोग रिपीट कर दें तो ये आपका क्या होता है, यानी कि जो 4 यहाँ पे लिखा गया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं उपसह संयोजन संख्या। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसह संयोजन संख्या बोलते हैं। इसके बाद ये जो यहाँ पे Cn दिखाई दे रहा है, ये आपको क्या कहलाएंगे, इसको इसी को हम लोग बोलते हैं लिगेंड बोलते हैं। इसके बाद ये जो यहाँ पे निकिल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे उपसह संयोजन, यानी कि जो आपका निकिल है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मिनट, अच्छा हाँ, ये जो निकिल है, निकिल को यहाँ पे क्या बोला जाता है भैया, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन बोला जाता है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसह संयोजन परिसर बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये था आज की क्लास में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा। इसके बाद अगले क्लास में हमने ये जो छोटी छोटी परिभाषा बताया है, ये परिभाषा का हम लोग यानी कि जो छोटी छोटी डिफिनेशन बताया है, इसको हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। ये आपका अभी बेसिक था, क्योंकि भैया बेसिक ही आप लोगों को, क्योंकि हम यानी कि चाहते हैं कि आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप लोग कुछ ना कुछ सीखें। ठीक है ना। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है फिर भी अगर आप हमारा क्लास देखेंगे तो हमें पूरा विश्वास है आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि हम एकदम बेसिक से एकदम शुरू से आपको पढ़ाते हैं ताकि आप लोग को कहीं पे भी कोई भी समस्या ना हो, क्योंकि हमको सबको लेकर के चलना होता है। ठीक है ना। इसमें आपके अच्छे बच्चे भी होते हैं और थोड़े से कमजोर बच्चे भी होते हैं। ठीक है, तो सबको लेकर के चलना होता है, इसीलिए हम एकदम शुरू से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आज की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा। इसके बाद अगले क्लास में हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे। अगली क्लास में हम लोग जैसे लिगेंड क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या चीज होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये सब जो कि अगली क्लास में हम लोग कवर करने वाले। ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।